हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं। जिसका हमें था इंतजार वही घड़ी आ गई है। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक वैकेंसी आ गई है यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल की। तो दोस्तों, उसमें हमें हिंदी का जितना भी उसका सिलेबस है उसको हमें कवर करना है जल्दी से जल्दी। तो चलिए, आप हमसे जुड़ जाइए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। चलिए, हमने इसमें पहला टॉपिक लिया है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को हम समझेंगे, हिंदी वर्णमाला को समझेंगे। चलिए वर्णमाला देखते हैं क्या है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है आपसे पूछा जाए तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही दोस्तों, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैंने एक राम शब्द लिख दिया, राम शब्द लिख दिया, मैंने इसमें कहा है कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है या ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, राम शब्द में ध्वनि या वर्णों की संख्या 4 है। कैसे 4 है? तो एक तो रा निकलेगा, यहाँ पर एक बड़ा आ निकलेगा, यहाँ पर एक माँ निकलेगा और यहाँ पर एक छोटा आ निकलेगा। तो इस राम शब्द में केवल 4 ही वर्ण निकलेंगे या 4 ध्वनि निकलेंगी। आपसे पूछा जा सकता है, कोई आपको शब्द दे दें कि राम शब्द में कितनी ध्वनि या वर्ण है, तो आप बता सकते हो कि राम शब्द में 4 ध्वनि या वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण हम कहते हैं। यहाँ पर रा निकलेगा, यहाँ पर बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़ा आ निकलेगा। और माँ में माँ तो है और इसमें साथ ही आ है। बिना ध्वनि के, बिना स्वर के आप व्यंजन शब्द नहीं बोल सकते हैं। माँ एक व्यंजन है और माँ में जैसे अपन बोलते हैं माँ, तो इसमें माँ और आ की ध्वनि निकलती है। तो कोई भी व्यंजन शब्द हो वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। तो इस राम शब्द में 4 वर्ण या 4 ध्वनि निकल के आएंगी। चलिए मानक हिंदी वर्णमाला पे चलते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला क्या है? मानक हिंदी वर्णमाला वह है जो हिंदी भाषा में जो भी वर्ण आते हैं और वो हिंदी भाषा में मान्य हैं, उसी को हम मानक हिंदी वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से केवल 45 वर्ण होते हैं। केवल 45 वर्ण होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। और लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 52 वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि यदि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो कितने वर्ण हैं, तो यहाँ पर 45 वर्ण मिलेंगे आपको। और अगर लेखन की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं, तो इसमें 52 वर्ण हैं। चलिए इन 45 वर्णों और 52 वर्णों को हम देख लेते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं कि हिंदी उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण हैं और इसमें लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण हैं। तो इन 45 वर्णों में, इन 45 वर्णों में 10 स्वरों को जोड़ा गया है, 10 स्वरों को जोड़ा गया है तथा 35 व्यंजनों को जोड़ा गया है।
10 स्वरों को तथा 35 व्यंजनों को जोड़ा गया है। 10 स्वर और 35 व्यंजनों को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमें 45 वर्ण प्राप्त हो जाएंगे। और लेखन की दृष्टि से 13 स्वरों को जोड़ा गया प्लस के 35 व्यंजनों को जोड़ा गया तथा इसमें 4 संयुक्त व्यंजन और जोड़े गए। 4 संयुक्त व्यंजन और जोड़े गए तभी लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण हो जाते हैं। तभी लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण हो जाते हैं। 13 स्वर प्लस के 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। चलिए अब देख लेते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर कौन कौन से हैं और लेखन की दृष्टि से 13 स्वर कौन कौन से हैं। 35 व्यंजन तो इसमें है, 35 ही इसमें है। इसमें हम 4 संयुक्त व्यंजन को और देख लेते हैं। चलिए आगे। चलिए तो हम देख लेते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण कैसे होते हैं और लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण कैसे होते हैं। चलिए इन हम स्वर को देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण तो कुल हो रहे थे, लेकिन उसमें स्वर 10 बता रहे थे, बाकी 35 व्यंजन बता रहे थे। तो उच्चारण की दृष्टि से इस ऋषि को और अंग आह को शामिल नहीं किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से ऋषि को और अंग आह को शामिल नहीं किया जाता है तथा जो भी बाकी बचे वर्ण हैं इन सबको शामिल किया जाता है। यदि अंग आह और ऋषि को शामिल कर लेते हैं तो यह लेखन की दृष्टि से 13 स्वर हो जाएंगे। चलिए अब व्यंजन देख लेते हैं। तो व्यंजन को कुछ वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन को कुछ 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। चलिए पा वर्ग हो गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन है। कुछ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो पा वर्ग के बाद जो या रा ला वा है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किन किन वर्णों को कहा जाता है? तो या रा वाला को, या रा ला वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद यदि सा 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 हा को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं। छात्रा, ज्ञान और ए श्री वाला श्रा हो जाएगा। छत्री वाला छा है जो आधा का प्लस के पाके सा से बना हुआ है। जिस संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों का मतलब होता है किन्हीं 2 वर्णों से बने शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एक छत्री वाला छा है तो एक का आधा का प्लस के सा से बना हुआ है। त्रात्रिशूल है ए आधा ता और रा से बना हुआ है। याज्ञानी है आधा जा और आयना से बना हुआ है। और जो श्री वाला सरा है यह सैटी वाले आधे सा और रा से बना हुआ है। तो दोस्तों लेखन की दृष्टि से हम इन व्यंजनों को और संयुक्त व्यंजन को हम काउंट कर लेंगे और यह 13 जो स्वर हैं इनको काउंट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 52 वर्ण निकल के आ जाएंगे। जो लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से अंग आह और ऋषि को हम छोड़ देंगे और उच्चारण की दृष्टि से हम इन स्वरों को काउंट कर लेंगे। केवल उच्चारण की दृष्टि से 35 व्यंजनों को बात की है तो हम यहाँ पर संयुक्त व्यंजन को हटा देंगे। तो आप भली भांति समझ चुके होंगे उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं। द्विगुण व्यंजन। डा ढा को दोस्तों द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। डा और ढा को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं तो डा और ढा आपके द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं स्वर की। चलिए हम बात करते हैं वोवेल्स। वोवेल्स पर हम चलते हैं। तो सुर को हमें देखना है। सुर क्या है? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं।
जो वर्ण किसी की सहायता ना लें हम उन्हें स्वर कहते हैं, या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 13 मानी जाती है। परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 13 मानी जाती है। वो हम आपको बता चुके हैं। ऋषि और अंग आह को शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर 13 संख्या हो जाती है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से सुर को देखा जाए, उच्चारण की दृष्टि से यदि हम सुर को देखा जाए तो 10 ही स्वर मान्य होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर मान्य होते हैं। चलिए सुर को हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं हम सुरों का वर्गीकरण कहते हैं। सुरों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम आगे। चलिए सुरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। सुरों के वर्गीकरण, सुर के वर्गीकरण को 5 पार्टों में बांटा गया है। मात्रा और उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर और नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर इन 5 पार्टों में हम सुर का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा और उच्चारण के आधार पर सुरों का वर्गीकरण। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर सुरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा और उच्चारण की दृष्टि से इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले देखना है हमें ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनसे कम हवा निकले, जिनसे कम हवा निकले उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आ जाएंगे। तो हमें स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखना है मात्रा और उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो सबसे पहले देखना है हमें ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? इसमें कोई भी जैसे सुर का हम उच्चारण करें और उसमें हमें कम समय लगे तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर का ज्यादातर प्रयोग वहाँ नाटकों या संवादों में होता है दोस्तों। जैसे किसी भी शब्द को लंबा कर देना, जैसे कोई किसी को बुलाता है या कोई नाटक या संवाद में किसी शब्द को लंबा खींचना ही प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे मैंने कहा राम, तो राम क्या है? राम को मैंने क्या कर दिया? यहाँ से खींचा, मैंने यहाँ से खींचा राम। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर प्लुत स्वर आएगा। तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। चलिए अब हम जीभ के प्रयोग पर समझते हैं। चलिए तो हम जीभ के प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं सुरों का वर्गीकरण। तो जीभ के प्रयोग पर भी इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर क्या है? मध्य स्वर क्या है? पश्च स्वर क्या है? इन वर्णों से जीभ में क्या प्रयोग होता है? तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम अग्र स्वर को देखेंगे। जिन सुरों से जीभ का आगे का भाग काम करता है उसे हम
अग्र सुर कहते हैं। जिन सुरों के उच्चारण से जीव का आगे का भाग काम करता है उसे हम अग्र सुर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इन वर्णों के उच्चारण से जीव का आगे का जो भाग होता है वह काम करता है। मध्य सुर क्या है? ऐसे सुर जिनका उच्चारण करने पर जीभ का मध्य का भाग काम करता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे मध्य स्वर केवल आ है। यदि आप आ को बोलेंगे तो जीभ का मध्य का भाग काम करेगा। दोस्तों चलिए पश्च स्वर देख लेते हैं। पश्च स्वर वह स्वर, वे स्वर जिनको बोलने पर जीभ का पीछे वाला भाग जो काम करता है जीभ का, उसमें वर्ण आते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ऑस्कर वाला ओ है। ठीक है, तो इन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है। तो हमने मात्रा के और उच्चारण के आधार पर देख लिया, जीभ के प्रयोग के आधार पर देख लिया। चलिए अब हम मुख के द्वार से संबंधित स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो चलिए अब हम मुख द्वार देख लेते हैं कि किन स्वरों से मुख द्वार बंद रहता है, किन स्वरों से मुख पूरा खुलता है, किन स्वरों से मतलब आधा बंद होता है और किन स्वरों से लगभग पूरा बंद होता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मुख द्वार खुलने से संबंधित हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इसको हम 4 पार्टों में बांटते हैं: विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। ठीक है, सबसे पहले हम विव्रत देख लेते हैं। तो विव्रत क्या है? ऐसे स्वरों के उच्चारण से जिनमें लगभग मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम विव्रत कहते हैं। तो जैसे आ, बड़ा आ जो स्वर है इसको हम बोलेंगे तो इससे पूरा मुख द्वार खुल जाएगा। अर्धविव्रत क्या है? अर्धविव्रत का मतलब होता है हाफ ओपन। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुला होता है उसे हम अर्धविव्रत कहते हैं। इसमें स्वर छोटा आ, ए, आओ, ओ आते हैं। अर्धसंवृत क्या है? अर्धसंवृत मतलब हाफ क्लोज, मतलब इसमें मुंह लगभग आधा बंद रहता है। ऐसे स्वर हैं ए और ओ। संवृत क्या है? संवृत ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग पूरा बंद रहता है उसे हम संवृत कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। चलिए यह अपना तीसरा स्वरों का वर्गीकरण हो गया है मुख द्वार। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो चलिए स्वरों के वर्गीकरण में हमारा चौथा टॉपिक रहेगा होंठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आवृतमुखी और एक होता है व्रतमुखी। चलिए आवृतमुखी क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम आवृतमुखी कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इन स्वरों को बोलने पर जो होंठ की स्थिति है वह गोलाकार नहीं होती है। व्रतमुखी क्या है? ऐसे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण से होंठ गोलाकार हो जाते हैं
उन्हें हम व्रतमुखी कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, कोमा आओ, कोमा ओ, ऑस्कर वाला ओ है। इन स्वरों को बोलने पर होंठ की आकृति गोलाकार हो जाती है, उसे हम व्रतमुखी कहते हैं। आवर्तमुखी में उन स्वरों को रखा गया है जिनके उच्चारण पर होंठ हैं जो गोलाकार नहीं होते हैं। चलिए एक लास्ट टॉपिक है नाक और मुंह के हवा से संबंधित। तो चलिए यह सुर के वर्गीकरण का लास्ट टॉपिक है, हवा, नाक तथा मुंह से। चलिए तो इसको भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो मौखिक सुर और एक होता है अनुनासिक सुर। एक मौखिक सुर और एक होता है अनुनासिक सुर। चलिए मौखिक सुर को देख लेते हैं। ऐसे सुर, इसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे सुर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले, उन्हें हम मौखिक सुर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में छोटा आ, बड़ा आ, ई आदि, इन सुरों को हम मौखिक सुर कहते हैं। अनुनासिक सुर और देख लो। अनुनासिक सुर ऐसे सुर जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक सुर कहते हैं। जैसे अंग, आप पे चांद बिंदी, बड़ा पे चांद बिंदी, छोटी पे चांद बिंदी आदि, इन्हें हम अनुनासिक सुर कहते हैं। चलिए आगे का व्यंजनों का वर्गीकरण हम आगे वाले वीडियो में देंगे और भी बताएंगे वर्ण, कौन कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कौन से नासिक से, कौन कंठ से, कौन तालु से। इन पर चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी बता दें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।